रहीम। आज हम इंशाल्लाह डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि स्केलेटन का मेन फंक्शन क्या है कि हमारे जिस्म को अपराइट रखती है, हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें एक खास शेप दे रही है। लेकिन कभी कभार जेनेटिकली, हार्मोनली या न्यूट्रिशनली इसमें ऐसी चेंजेस आ जाती है जिसकी वजह से हमारे स्केलेटन ये काम फिर नहीं कर सकते। तो डिफॉर्मेशन का मतलब है बनना, और जो डिफॉर्मेशन है इसका मतलब है वेयर एंड टेयर, इसका डीजनरेशन। ठीक है, तो लिहाजा डिफॉर्मिटीज भी आ सकती है स्केलेटन में। उन डिफॉर्मिटीज जो है ये तीन तरह की हो सकती है, या तो जेनेटिक होंगे, या फिर ये हार्मोनल होंगे, या फिर ये न्यूट्रिशनल होंगे, और कभी कभार जो है इसमें एक्सीडेंटल भी आ सकती है, ट्रॉमा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या बनाती हैं, हमारी स्केलेटन को डिफॉर्म कर देती हैं। तो जो स्केलेटन का मेन फंक्शन है वो फिर हम सरंजाम नहीं दे सकते, हमारे में मूवमेंट नहीं होती, रिड्यूस मूवमेंट होती है, या कंप्लीट इमोबिलिटी काज हो जाती है, या फिर वीकनेस आ जाती है जिसकी वजह से हमें जो है पेन रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफॉर्मिटीज़ में आ सकते हैं। अच्छा, जो जेनेटिक काजेस की वजह से डिफॉर्मिटीज़ बनते हैं, इसमें पहला है क्लेफ्ट पैलेट, दूसरा इसमें माइक्रोसेफाली है, तो तीसरा इसमें आर्थराइटिस है। इस तरह जो हार्मोनल है इसमें हमारे पास एक कंडीशन है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसी तरह न्यूट्रिशनल में हमारे पास ऑस्टियोमेलेशिया है, और इसके साथ साथ है रिकेट्स। ठीक है, तो इन्हीं को भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम कुछ जो है जर्नल आप लोगों के यानी रोजमर्रा जिंदगी में इसके साथ वास्ता पड़ सकता है, जिसे कहते हैं डिस्क स्लिप डिस्क, या इसको हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। इनको बड़ी डिटेल से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ साथ स्पॉन्डिलोसिस जो आपके मुख में है, तो इसको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ है हमारे पास आर्थराइटिस के ऊपर डिटेल लेक्चर और देंगे, और इसके साथ है शायटिका। तो ये सारे कंडीशन डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में आती हैं, तो इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों के बुक में शायद बात चीज़ें नहीं हैं, उसको आप इसी लेक्चर से भी पता चल जाएगा, और आपको जो है कहीं और मतलब आपके जो फेडरल के बुक होते हैं या पंजाब के बुक के, तो उनसे भी पता चल सकता है। लेकिन बुक में जो आपकी इसे लो है वो डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन के मुतालिक है, लिहाजा इन सब को आपने कवर करना है। इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज में हो, शॉर्ट क्वेश्चन में हो, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछा जाए। ठीक है, और इसके साथ हम लास्ट में जो है बोन फ्रैक्चर और इसकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज़ें इनमें आज कवर होंगी, और कुछ जो है इंशाल्लाह आर्थराइटिस वाले जो और इसके साथ बोन फ्रैक्चर और हीलिंग प्रोसेस है कल के लेक्चर में कवर होगा। उसी के साथ आपका स्केलेटल सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मस्कुलर सिस्टम या मूवमेंट के लिहाज से जो और आपका यानी कंडीशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट लेते हैं जेनेटिक काज से। इसमें पहला जो डिजीज है वो है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? जेनेटिक काज से मुराद क्या है कि हमारी सारी चीज़ें हमें जो खसूसियात मिल रही हैं, हमारे जो प्रोटीन बन रहे हैं, तो कहाँ से बनते हैं? वो डीएनए से बनते हैं। तो डीएनए में कोई चेंजेस आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, उस वजह से आपकी जो है मुख्तलिफ कंडीशन काज होती है। इसमें पहला जो हम आज करने जा रहे हो है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में क्या है, आप लोग का जो मैक्सिला है, अपर जबड़ा जो होता है, वो उसका एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेस, जो अंदर की तरफ जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है। उसके बाद फिर आपकी क्या है, पैलेट है। पैलेट आपकी सॉफ्ट पहले हार्ड होती है, फिर सॉफ्ट पैलेट होती है। ठीक है, तो पैलेटाइन प्रोसेस और इसके साथ जो हार्ड पैलेट है वो आप लोगों का क्या बनाता है, रूफ ऑफ द
ओरल कैविटी बनाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात इसमें जेनेटिकली ऐसा होता है कि फर्ज करें मैं आपको यहाँ ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये मैक्सिला है, यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिला होता है, फिर इससे अंदर की तरफ यहाँ एक प्रोसेस एक्सटेंड हुआ होता है जिसे कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेस, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। इसके साथ फिर यहाँ पे आपको एक और चीज होती है जिसे कहते हैं हार्ड पैलेट। अब हमारे पास नॉर्मली ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं, इसमें दरार नहीं होता, लेकिन जेनेटिकली बाज़ औक़ात ये चीज नहीं बन जाती जिसकी वजह से यहाँ पे दरार बन जाता है। तो इस दरार को क्लेफ्ट कहते हैं। तो क्लेफ्ट पैलेट का मतलब कि आपकी जो पैलेटाइन प्रोसेस है और पैलेट है ये इनके दरमियान स्पेस पड़ जाता है। अब स्पेस की वजह से आप लोगों की क्या होती है, क्योंकि ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को आपस से सेपरेट कर रही है, तो वहां पे आप यानी बेबी है अगर तो सकिंग कर रहा है तो उसकी जो फूड है वो हवा के नाली में भी जाने का अंदेशा हो सकता है और इससे एस्पायरेटेड नमूनिया काज होती है जिसकी फिर जो है कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं और कपिंग और इसी तरह वर्स कपिंग बन जाता है। तो ये हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। समझ आई कि हमारे पास मैक्सिला है, मैक्सिला की पैलेटाइन प्रोसेस है और नीचे इसके पैलेट होता है। ये दोनों पैलेटाइन प्रोसेस और पैलेट आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बाद होगा जेनेटिकली इसमें कोई दरार सा आ जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो फिर उसमें काफी कॉम्प्लिकेशन काज होते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट, और ये जेनेटिकली होता है। ठीक है, इनका हमारे न्यूट्रिशन और इन चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फिर दूसरा इसमें है माइक्रोसेफेली। आप लोगों ने अक्सर ऑब्जर्वेशन किए हुए होंगे, कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं जिनके ये हेड रीजन स्मॉल होता है, बाकी जो जिस्म है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या किस वजह से होती है, जो क्रेनियम के बोन है वो सही तरीके से नहीं बन रहे जेनेटिकली, तो इस वजह से जो कंडीशन काज होती है उसको माइक्रोसेफेली कहते हैं। ठीक है, वो एबनॉर्मल लोग होते हैं। और फिर हमारे पास है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस जो है ये भी तकरीबन इसके 100 डिफरेंट वजूहात हो सकते हैं। हम आगे इसके ऊपर एक लेक्चर आपको देंगे आर्थराइटिस के ऊपर, जिसमें हम 3 जो है मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्यों होता है, आपको पता है कि जोड़ के जो है वहां पे फाइब्रोकार्टिलेज होते हैं, प्रोटीन से बनी हुई चीजें होती है, तो वो फिर नहीं बन सकते, तो इस वजह से आप लोगों का जो जॉइंट्स है वो कमजोर पड़ जाता है और आपको आर्थराइटिस की जो है बीमारी लग जाती है, जिसमें स्वेलिंग होता है, पेन होती है, वहां पे रेडनेस होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें किस वजह से है, और इसमें भी आर्थराइटिस में जो मेन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो वो क्या है जेनेटिकली काज होता है, बाकी जो चीजें हैं वो दूसरे वजूहात की वजह से होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हमारे पास बोन होते हैं, इनके एंड के ऊपर कार्टिलेज होते हैं, उसकी डिजेनरेशन होती है जिसकी वजह से जॉइंट की इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, और फिर जो है वो भी कैसे होते हैं जेनेटिकली, यानी म्यूटेशन काज होने की वजह से वो प्रोटीन सही तरीके से नहीं बन रहे होते। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है हार्मोनल काज। ये जेनेटिक काज हुए, तो फिर हार्मोनल काज की वजह से जो बीमारी होती है उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पोरस का मतलब क्या है, पोर बनना, यानी आपके बोन में पोर जो है बनते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये है, ये हार्मोन की वजह से है। तो कौन सा हार्मोन इसमें रोल प्ले करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन नॉर्मली ज्यादातर एजेड वुमेन को होता है, क्योंकि जो यानी अभी एडल्ट वुमेन है उनकी हमारे पास क्या होती है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होती है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, 2 सेल को एक्टिवेट करती है, एक को डीएक्टिवेट करती है। जो एक्टिवेट करती है वो कौन कौन से है, इसमें पहला है हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल है। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा क्या है, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो इन दोनों को एक्टिवेट करती है, एक मिनरल की होम्योस्टेसिस कर रही है, एक बॉन्ड फॉर्म कर रही है, तो इससे बॉन्ड इंटैक्ट रहता है, और ऑस्टियोक्लास्ट को डीएक्टिवेट करती है। अगर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो तो फिर वेयरिंग या रिजॉर्प्शन या डीमिनरलाइजेशन भी काज होगा, तो वो नहीं हो रही क्योंकि उधर एस्ट्रोजन ने आपके
और ऑस्टियोक्लास्ट को डीएक्टिवेट किया हुआ है। लेकिन एजेड वुमेन में मीनोपॉज हो जाता है, इसकी वजह से एस्ट्रोजन जो है नहीं बन रही होती और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से फिर उनको क्या होता है, इनके बोन सही तरीके से नहीं बन रहे होते, पोरस बन जाते हैं। लेकिन मैट्रिक्स इसमें नॉर्मल रहता है, मैट्रिक्स की कंपोजिशन नॉर्मल रहती है, सिर्फ वो कमजोर होता जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या है, यानी बोन कमजोर पड़ जाते हैं और फिर उनको क्या है, थोड़ी सी इंजरी हो जाए तो इससे उनके टूटने के चांसेस बोन के ज्यादा हो सकते हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है कि ये एजेड वुमेन में होती है और एस्ट्रोजन की वजह से होता है। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसके और भी वजूहात है कि आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है, आप जो है ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे वेयर टेयर ज्यादा है, मतलब आप बहुत ज्यादा हैवी लोड को उठा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकती है। डाइट में आपकी कैल्शियम की कमी होता है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या करता है, इसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं, वो आपके इन पाथवेज को क्या डीएक्टिवेट कर देते हैं। स्मोकिंग के बहुत से, मैंने आपको और भी कार्डियोवास्कुलर के ऊपर भी इफेक्ट सिखाया था आपको फर्स्ट ईयर में, इसी तरह आपको जो है अभी अभी रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो है इफेक्ट करवाया था। इसके साथ यहाँ पे भी ये अपना एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी फिर ट्रीटमेंट कैसे होती है, ट्रीटमेंट के लिए हम इसकी एक किस्म की थेरेपी करते हैं जिसे ERT कहते हैं। ERT से मुराद है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो इसमें हम एस्ट्रोजन बाहर से लगा रहे होते हैं, तो इससे हम बोन की कंपोजिशन को जो है कांस्टेंट रखते हैं या उसको जो है मतलब इसमें पोरस फिर कंडीशन नहीं आती और ये कंडीशन जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो थोड़ी हद तक जो है हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। फिर हमारे पास तीसरा जो काज है वो है न्यूट्रिशनल काज, और इसकी वजह से आप लोगों के बुक में शायद दो बीमारियों का जिक्र है, एक को कहते हैं ऑस्टियोमैलेशिया और दूसरा क्या है, रिकेट्स। ऑस्टियोमैलेशिया क्या है, सांप नहीं, ऑस्टियो का मतलब होता है, ऑस्टियो मतलब बोन और मलेशिया मतलब सॉफ्ट बोन। तो ऐसे बोन जो सॉफ्ट हुए हो, किस वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब न्यूट्रिशन कौन सी इसके लिए जरूरी है, कैल्शियम और विटामिन डी। तो कैल्शियम और विटामिन डी अगर है बॉडी में तो फिर आप लोगों को ये कंडीशन नहीं काज होगी। लेकिन अगर आप लोगों की डाइट में कैल्शियम की कमी है और विटामिन डी उसको डिपॉजिट नहीं कर रही, कहाँ पे, आपके बोन के ऊपर, तो फिर हमारे पास ऑस्टियोमैलेशिया की कंडीशन काज होती है। उम्मूमन ये उन बोन में ज्यादा होता है जहाँ पे आपकी वेट बेयरिंग बोन होते हैं, जैसे कि आपकी पेल्विस है, इन्होंने आपका ऊपर जितना लोड उठाया हुआ है, इसी तरह आपकी टांगे हैं, इन दोनों जगहों पे ये कंडीशन खास होती है, यानी वो बोन कमजोर पड़ जाते हैं और कमजोरी के साथ फिर वो जो है पेन भी होता रहता है और पेन के साथ वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रह सकते। तो ऑस्टियोमैलेशिया क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। इसी ये एडल्ट में होता है ऑस्टियोमैलेशिया, लेकिन जो रैकेट है ये छोटे बच्चों में होता है। अगर उनमें विटामिन डी की कमी हो तो फिर उनको भी यही कंडीशन काज होती है। तो ऐसे लोगों की जो पल्विस है ईडी पाम हो सकता है, ऐसे बेबीज की, और इनके जो टांगे हैं वो बाउल हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, यानी रैकेट्स जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है और जो ऑस्टियोमैलेशिया है, और ये दोनों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ले लें, खुसूसन टीन एज मतलब 20 से लेके आप लोगों के तकरीबन 25 तक, इसी वक्त आप लोग ज़्यादा कैल्शियम की क्या कर ले, अपने साथ स्टोरेज बना दे, तो बाकी जो एज होता है उसमें आप लोगों को इसकी डिफिशिएंसी नहीं आएगी, क्योंकि बाद में 25-30 के बाद दोबारा से आपके बोन डीमिनरलाइजेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है, फिर उस पर डिपोजिशन बहुत कम होता है। इसलिए तो कहते हैं कि आप लोगों को अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए जो एडल्ट हो अभी, तो जल्दी जो है वो हील हो जाता है, लेकिन जो बूढ़े हो तो उनका बोन बहुत वक्त ले रहा होता है, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल मतलब डेफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनको कैल्शियम मिल ही नहीं रहा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम सही तरीके से नहीं कर रहा होता, बहुत कम जो है एब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन किस वजह से है, ये आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अभी तक हमने जेनेटिक, हार्मोनल और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले जो आपके कंडीशन है, डिफॉर्मिटीज है इन द आपके जो स्केलेटन है वो पढ़ लिया है। अब आ जाए एक और कंडीशन होती है
जिसे कहते हैं। अब इसको अक्सर ट्रीट ऐसे किया जाता है कि आपको फोर्टिफाइड विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क लेना पड़ता है। कैल्शियम तो आपके मिल्क में होता है ना, लेकिन विटामिन डी उसमें मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोमलेशिया के जो सिम्टम है या रैकेट्स के जो सिम्टम है वो यानी ट्रीट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी से भरपूर जो आपके मिल्क होते हैं वो इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर आ जाए डेस्क स्लिप या स्लिप डेस्क की तरफ। ठीक है, आपको मैंने एक चीज बताई थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डेस्क के बारे में। आपको स्पाइनल कार्ड जो होता है या वर्टेब्रल कॉलम होते हैं, किस चीज से बनी है? वर्टेब्री से। मसलन ये वर्टेब्री हमारी, ठीक है, यहाँ पे दूसरा वर्टेब्री है, अब दो वर्टेब्री के दरमियान जो एरिया है, यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हमने क्या कहा था? डेस्क, वर्टेब्रल डेस्क। अगर इस वर्टेब्रल डिस्क को यहां ले आए तो इस तरह होता है। इस एरिया को कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। ये फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है। इस तरह यहाँ पे सीमी फ्लूइड जो या सीमी सॉलिड रीजन होता है या थिक फ्लूइड इसमें होती है, इसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहा जाता है। अब न्यूक्लियस पल्पोसिस और जो डेस्क है या एनुलस फाइब्रोसिस है, यहाँ पे इसकी स्पाइनल कार्ड जो है गुजर रही होती है। ठीक है, इसको हमने वहां पे वर्टेब्रल स्पाइनल फोरामेन कहा हुआ था। फिर इसके यहाँ पे इस तरह के प्रोसेस होते हैं, इनकी वजह से ये तो या रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करती हैं या फिर दूसरे वर्टिब्री के साथ वो क्या करती है? आर्टिकुलेट करती है। इसी तरह यहाँ से एक प्रोसेस बैक साइड के ऊपर भी निकला हुआ होता है, जिसको आप फील भी कर सकते हैं। अगर किसी इतना कमजोर हो तो उसको जो है ये आप यहाँ पे इसको फील भी कर रहे होते हैं। ये स्पाइनल प्रोसेस है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डेस्क स्लिप में क्या होता है, किसी वजह से सडन इंजरी की वजह से ये जो आप लोगों का न्यूक्लियस पल्पोसिस है ना, वो क्या हो जाता है? फट जाता है, इस तरह बन जाता है। तो यहाँ से जो एनुलस फाइब्रोसिस इस तरह बन जाता है, तो न्यूक्लियस पल्पोसिस की जो फ्लूइड है वो भी यहाँ आ जाता है। यहाँ से आप लोगों के मैंने कहे थे आपके नर्व भी निकल रहे होते हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिससे आप लोगों के बैक साइड के ऊपर पेन हो जाता है, जहां से ये डिस्क स्लिप हो। उमूमन ये जो स्लिप डिस्क होता है कहाँ कहाँ पे होता है? आपके ज़्यादातर रीजन जो नेक है यानी वर्टेब्रल कॉलम का, और इसी तरह जो लंबर रीजन है, ठीक है, तो इनमें ये ज्यादा होता है। इसके अलावा थोरेसिक वाला भी होता है, तो नेक भी ज्यादा हम मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई सडन इंजरी ट्रॉमा हो जाए, इससे भी हो सकता है। और जो लंबर रीजन है, आप जब वजन उठा रहे हो तो वजन उठाने की वजह से भी ये आपको हो सकती है, अगर वो बेढंगा सा आप जो है उसको उठा दे। ठीक है, तो इस तरह इसको स्लिप डिस्क कहा जाता है एक, या इसको एक और नाम भी देते हैं हर्निएटेड डिस्क। हर्निएशन का मतलब ये होता है बॉडी में एक चीज अपनी जगह छोड़ दे, कोई किसी दूसरी जगह चला जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस अपनी जगह छोड़ रही है। ठीक है, तो हार्नी आप लोगों को समझ आ रही होती है कि उसी दौरान आपकी कोई भी बॉडी का पार्ट एक जगह अपनी जो जगह है उसको छोड़ के दूसरी जगह में वो एंटर कर जाता है, तो इसको हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, और ये खुसूसन आपकी जो वर्टेब्रल डिस्क होती है आपको वॉकिंग, जंपिंग और इसके साथ साथ स्विमिंग के दौरान शॉक एब्जॉर्बिंग करवा रही होती है। लेकिन अगर ये उसी वक्त क्या हो जाए, स्लिप कर जाए, तो फिर आपको पेन जो है उसकी पेन की, वीकनेस की, नमनेस की, मसला ये नर्व है ना, ये डैमेज हुआ और ये कहीं जगह पे जा रहा है, तो उस जगह पे आपको वीकनेस भी फील होगी, वहां पे नमनेस, वो जगह सुन भी जाएगा। इसके साथ टेंगलिंग, वहां पे बनबनाहट जैसी आवाजें भी आपको जो है मिलेगी।
तो ये सारे वो अलामात है जो डेस्क क्लिप के साथ, और पेन तो होगा उसी एरिया में, ठीक है। मसलन अगर, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कब काज होती है, जब ये नरो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी बाउल को जो है आ रही है और बाउल मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है, तो अगर वो डैमेज हो जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर आपकी बाउल मूवमेंट सही तरीके से नहीं होगी। इसी तरह अगर वो नरो जो ब्लैडर की तरफ आ रही है, तो ब्लैडर की नरो अगर हट जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर ब्लैडर की जो खसूसियात है वो फिर सही तरीके से नहीं होगी, तो ये कॉम्प्लिकेशन भी खास हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ हैवी वेट को जो है अगर आप उठा रहे हैं तो उनको भी अवॉइड करें और सही तरीके से उठाने की कोशिश, खुसूसन ऐसे जो आगे की तरफ से वेट उठाते हैं तो सही तरीके से उठाना चाहिए, ताकि आप लोगों को इस तरह की कंडीशन का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो ये डेस्क क्लिप था जिसको हमने अभी देख लिया, इसको और नाम भी देते हैं, और वो नाम क्या है, वो है हर्निएटेड डिस्क, ठीक है। तो इसकी समझ होपफुली आपको आया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब क्या है, आप लोग देख रहे हैं स्पाइन से रिलेटेड, स्पाइन हमारा वर्टेब्रल कॉलम को कहा जाता है या फिर बैकबोन को कहा जाता है, ठीक है। वहां पे आपको पता है कि दो वर्टिब्री के दरमियान क्या होती है, वो जॉइंट होती है। मसलन अगर इस वर्टिब्री को देखा जाए तो यहाँ तो डिस्क पड़ा हुआ है, लेकिन इन दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ जॉइंट्स होती है, ठीक है। तो अगर जॉइंट की डीजनरेशन हो जाए, जॉइंट की क्या हो जाए, डीजनरेशन हो जाए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो आपका जॉइंट है ना, ये यहाँ पे इस तरह बोन बन जाएगा, ठीक है। जॉइंट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, आपको कंप्रेसिबिलिटी दे रही है, लेकिन अगर आप लोगों की यहाँ पे जॉइंट्स में बोन आ जाए तो ये तो हार्डन बन जाएगा, और हार्डन बन जाने के बाद इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, लिहाजा इस कंडीशन को फिर क्या कहते हैं, स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है। तो जॉइंट्स की अगर डीजनरेशन हो, और ये किन में होता है, ये वक्त के साथ साथ रहता है, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ अगर आपकी जॉइंट्स कमजोर हो रहे हैं तो उसकी जगह कौन ले रहा है, बोन ले रहा है, तो फिर दो बोन जो वर्टिब्री आपस में वो क्या होंगे, वो यानी हार्डन बन जाएंगे, और वहां पे आपको ग्राइंडिंग जैसी आवाजें जो है, मतलब फीलिंग का आप जो है उसको फील कर रहे होते हैं। ग्राइंडिंग आप जानते हैं, चबाने की आवाज या छरछराने की आवाज, ठीक है। तो यहाँ भी उस तरह की आवाजें फिर आ रही होती है आपके वर्टेब्रल कॉलम से, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, वर्टेब्रल जॉइंट की डीजनरेशन होती है, और डीजनरेशन के साथ वो इमूवेबल बन जाते हैं और जो है फ्लेक्सिबल नहीं रहते, लिहाजा इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है। अच्छा, ये भी आप लोगों के स्पॉन्डिलोसिस ज्यादातर आपके नेक रीजन में और आपके सैक्रल रीजन में हो रहा होता है, ठीक है। लंबर रीजन में और आपकी जो है नेक रीजन में, थोरेसिक में भी होता है, लेकिन थोरेसिक वाला इतना कॉमन नहीं है। सबसे ज्यादा जो स्पॉन्डिलोसिस कंडीशन काज होती है वो आपके नेक रीजन में काज होती है, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होती है और ये वेयर एंड टेयर के लिए ज्यादा जो है एक्सपोज होता है, और इनका जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि एजिंग के साथ ये हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्पॉन्डिलोसिस जो होता है, इसी में हमारे पास वही कंडीशन है कि इसकी वजह से जो स्पाइनल कार्ड है उसकी स्पाइनल स्टीनोसिस काज होती है। स्पाइनल स्टीनोसिस मतलब स्पाइनल कार्ड के ऊपर प्रेशर आता है, स्ट्रेन आती है, तो इसकी वजह से भी काफी सारा जो इनसे नर्व निकल रहे होते हैं, तो वो जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पे आपको नमनेस, आपको वीकनेस, आपको पेन के अलामात जो है मिलेंगे, ठीक है। अगर वो आपके सर्वाइकल रीजन की है तो इससे शोल्डर और जो आर्म है यहाँ पे आपका जो है पेन होगा। अगर ये आपके नीचे लंबर रीजन में है तो फिर आपके टांगों और पल्विस जो रीजन है वहां पे दर्द रहेगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्डिलोसिस है। इसके साथ साथ जो हमारे पास होता है स्पॉन्डिलाइटिस, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन ये भी इसके साथ है। इसमें क्या है, आर्थराइटिस, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। वर्टेब्रल कॉलम में या स्पाइन में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो इससे भी क्या होता है, आपका ये पूरा डिस्क रिमूव हो जाता है और वहां पे आप लोगों का ये जगह कौन लेता है,
आपकी जो है बोन ले रहा होता है, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, वो कम रहेगी। ठीक है, तो वही चीजें जो इससे भी स्पाइनल स्टीनोसिस काज होगा, नरों के ऊपर प्रेशर आएगा और नरों जो जहां जा रही है तो वहां पे आपको वीकनेस, नमनेस, टेंगलिंग और इस तरह के अलामात जो है मिल रहे होते हैं। और इसके साथ एक और कंडीशन है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस इसमें क्या होता है, ये जो आपकी वर्टिब्री है ना, ये फॉरवर्ड की तरफ स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो इससे भी स्पाइनल कार्ड के ऊपर क्या आ रहा है, उसकी स्टीनोसिस काज हो रही है। तो उस तरह या नर्व जो है वो पट जाने की भी क्या है, वो उसकी भी मतलब हो सकती है वो आपको। तो इस वजह से अगर वो मतलब वहाँ जिस जगह पे जा रहा है वहाँ इनकी कनेक्शन खत्म हो जाए तो फिर पैरालिसिस भी खास हो सकता है। तो इसमें जो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, इसमें आपकी वर्टेब्रा आगे की तरफ स्लिप कर जाता है। डेस्क स्लिप में अलग चीज है, वर्टेब्रल स्लिपिंग जो है अलग चीज है। वर्टेब्रल जो स्लिपिंग होती है उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, और डेस्क स्लिप तो आपको अभी समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है, तकरीबन रिलेटेड है। तो इनसे फिर आपकी स्पाइनल स्टीनोसिस वाली कंडीशन काज होती है, और जहां जहां पे वो नर्व जा रही होती है तो वहां पे आपको पेन, नमनेस, टेंगलिंग और वीकनेस के अलामात जाहिर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आ जाए अनदर डिफॉर्मिटीज, और इसको फिर कैसे इनके दरमियान जो फर्क है इसको हम सीटी स्कैन, एमआरआई और इसके जरिए से जो है फिर इनके दरमियान फर्क को कर सकते हैं। ऐसे नहीं फिजिकली इसमें फर्क नहीं होता, लेकिन जब आप एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे आपको डिफॉर्मिटीज है और इस डिफॉर्मिटीज का नाम क्या है। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट जो डिजीज है या डिफॉर्मिटीज है या डिसऑर्डर है उसको कहते हैं शायटिका। शायटिका को उर्दू में अर्कुन निसा भी कहा जाता है। अच्छा, शायटिका खुद एक डिफॉर्मिटी नहीं है, ये कोई स्केलेटन की बीमारी नहीं है बल्कि अलामत होती है। ठीक है, जिस तरह फीवर अलामत है किसी बीमारी की ना, इसी तरह स्केलेटन की जो बीमारियां है, डिफॉर्मिटीज है, उनकी अलामत में हमारे पास क्या है, शायटिका है। शायटिका क्या है, ये आपकी जो ब्रेन है ना, फर्ज करें ब्रेन है, तो यहाँ से आपके स्पाइनल कार्ड निकल रही है, फिर जब यहाँ आती है तो यहाँ से जो नर्व निकल रही होती है उसको शायटिका कहते हैं। ठीक है, यानी वो नर्व जो आपके स्पाइनल कार्ड की कौन कौन से वर्टिब्री से निकल रहा होता है, L4, L5, S1, S2, S3, ये तीन पांचों जो वर्टिब्री है ना, जहां जहां से इनके स्पाइनल नर्व निकल रहे होते हैं पांच, तो ये कंबाइन होके फिर क्या बनते हैं, ये आपकी शायटिका बनती है। और शैंक रीजन में फिर मजीद ये तीन बन जाते हैं। ठीक है, अब शायटिका जहां जहां से गुजर रही है वहां पे आपको अगर पेन महसूस हो तो इसका मतलब है कि आपको अर्कुन निसा हो गई है, शायटिका हो चुका है। ठीक है, मसलन आपके बटक रीजन में, इसके अलावा आप लोगों की जो ताई रीजन है, आप लोगों का जो शैंक रीजन है, इनमें अगर कोई भी आपको पेन, नमनेस, टिंगलिंग इस तरह की अलामात जो है फील हो रहे हो तो इसका मतलब है आपको अर्कुन निसा हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसकी काजिज क्या है, तो मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया कि अर्कुन निसा को बीमारी नहीं है बल्कि अलामत है। तो कौन सी बीमारी की अलामत हो सकती है, तो इसमें पहले आता है डेस्क स्लिप। ये जो स्लिप डिस्क है ना या डिस्क स्लिप है, इसकी वजह से आपकी अगर वो आपके सैक्रल वर्टिब्री में और लंबर वर्टिब्री में हो रही है तो इससे आपको ये कंडीशन काज हो सकती है। स्पाइनल स्टीनोसिस, अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस है या स्पॉन्डिलाइटिस है तो उस वजह से आपको ये कंडीशन काज हो सकती है, जिससे आपकी जो एयर क्या होता है यानी नर्व जा रही होती है तो नर्व आपका खराब हो जाने का खदशा बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह यहाँ बटक रीजन में कुछ मसल होते हैं, तो मसल की एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम तो उसकी वजह से भी हो सकता है, मसल की डिफॉर्मिटीज की वजह से भी हो सकता है।
या फिर इस रीजन में कोई ट्यूमर बन गया तो ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, या इंजरी हो जाए, सडन ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से ये कहीं पे पट जाए और वहां पे कनेक्शन तोड़ा जाए, तो उसकी वजह से भी आपको जो है शाइटिका की कंडीशन काज होती है। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा? इसके लिए भी आप MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे, और इसके साथ एक और चीज़ है EMG, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। जिस तरह EEG होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जो आपके ब्रेन के सिग्नलिंग को उसमें क्या करता है, डिटेक्ट करते हैं, इसी तरह मसल की जो सिग्नलिंग है वो EMG के जरिए से क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक ECG होती है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इसको हमने डिटेल में हार्ट के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसमें डिस्कस किया हुआ था। तो उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि किस वजह से फिर उसी की ट्रीटमेंट करते हैं। उमूमन जितने भी आप लोगों के ये डिजीजेस होते हैं तो इनमें मेडिकेशन जो दी जाती है वो पेन किलिंग के लिए दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ट्रैक्शन करवाया जाता है, यानी कैंच पकड़ के उसको जो है यहाँ पे बांध देना, ये ट्रैक्शन कहलाती है। जहाँ जहाँ पे दर्द हो रहा होता है तो उसको बांधा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इन सब से नहीं हो रहा तो फिर आप लोगों की जो है सर्जरी करवाई जाती है। सर्जरी ये फाइनल होता है। मसलन अगर आपका बोन जो है डिस्क स्लिप हो गया है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर उसको निकाला जाता है, अलग सी एक और डिस्क आर्टिफिशियली उसमें लगाया जाता है, या फिर उसको बोन ही छोड़ा जाता है, वैसे एक्स्ट्रा बोन को काटा जाता है, क्योंकि डिस्क स्लिप ज़्यादा जो है आपको तकलीफ देती है बनस्बत ये कि आपका जो है बोन उसको यानी मिला रहा हो, ठीक है। तो इस तरह जो भी कंडीशन हो उसी के मुताबिक जो है हमारे पास क्या होगी, यानी उसकी पर ट्रीटमेंट या सर्जरी करवाया जाता है। तो यहाँ तक हमने जो डिफॉर्मिटीज़ पढ़े वो आपके सामने दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। एक हमने हार्मोनल, न्यूट्रिशनल और जेनेटिक जो डिसऑर्डर है वो पढ़े, फिर कुछ कंडीशन डिस्क स्लिप, और इसके साथ जो है आप लोगों का स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, और इसके साथ साथ हमने शाइटिका को डिस्कस किया। इसके बाद आता है आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस के बाद आपकी बोन रिपेयर और बोन हीलिंग है, वो इंशाल्लाह आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर